हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर सन 2023 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल फारसी शेरियात से है कि अल मोजम फी मायर अशआर अल अजम, ये किताब है, किसकी किताब है? तो ये शम्स कैस राजी की, यानी कि शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी की ये तसनीफ़ है। बाकी निज़ामी उरूजी समरकंदी की तसनीफ़ का नाम क्या है? चहार मकाला है। और रशीदुद्दीन वतवात की तसनीफ़ का नाम क्या है? हदायकुस्सेर फी दकायकुश्शेर। जबकि मोहम्मद औफी की तसनीफ़ का नाम है लबाबुल अलबाब। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वही आपसे पूछ दिया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इनमें से किस किताब के मुसन्निफ रशीदुद्दीन वतवात हैं? तो हदायकुस्सेर फी दकायकुश्शेर, ये जो तसनीफ़ है रशीदुद्दीन वतवात की है। लबाबुल अलबाब अभी मैंने बताया मोहम्मद औफी की है। चहार मकाला उरूज़ी समरकंदी की है। और काबूस नामा किसकी है? काबूस नामा जो है ये उनसुल माली अमीर कैकाउस बिन काबूस की है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया? तो ये जो सवाल है वो संस्कृत शेरियात से है। तो मैं संस्कृत शेरियात के बारे में बता दूं कि नाट्य शास्त्र जो संस्कृत की किताब है भरत मुनि ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने रस का नजरिया पेश किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि रस का नजरिया किसने पेश किया, तो भरत मुनि ने। और उसमें उन्होंने रसों की जो संख्या बताई है, तादाद बताई है, वो 8 बताई है। पहला श्रृंगार रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा वीर रस, चौथा विभत्स रस, चौथा हास्य रस, पांचवा करुण रस, छठा अद्भुत रस, सातवां भयानक रस। देखिए फिर से, श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स, हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक, कुल मिला के 8 रस हो गए जो कि नजरिया दिया था भरत मुनि ने रस का। लेकिन हमसे पूछा है ध्वनि का नजरिया किसने दिया था? तो ध्वनि का जो नजरिया दिया था आनंद वर्धन ने दिया था। आनंद वर्धन ने ध्वनि का नजरिया दिया था। और आचार्य शनकुक की कोई भी तसनीफ दरियाफ्त नहीं है। अभिनव गुप्त की तसनीफ में अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन ये हैं। अगले सवाल में शिबली के नज़दीक शायरी किन 2 चीज़ों का नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले शिबली के बारे में जान लेते हैं। शिबली हमारे आजमगढ़ में पैदा हुए थे। कब? 1857 ईस्वी में, जब 1857 की मशहूर क्रांति हुई थी, जिसे पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो 1857 में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1914 में हुआ था। इनकी जो मशहूर तसानीफ हैं उनमें मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम है, अल मामून है, सीरतुन नुमान है, सफ़रनामा इनका है, सफ़रनामा रूम मिस्र शाम। इसके अलावा अल फारूक है, अल गज़ाली है, इल्मुल कलाम है, सवानिह मौलाना रूम है, मुआज़ना अनीस व दबीर है, जिसमें उन्होंने अनीस और दबीर का तकाबली मुतालिया किया था, शेरुल अजम है, और सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी आखिरी तसनीफ़ है सीरतुन नबी। जो 2 जिल्दों पे इन्होंने काम किया था, फिर इंतकाल हो गया था। बाद में इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने इनकी वसीयत पर और काम पूरा किया। कुल 7 जिल्दें फिलहाल हैं सीरतुन नबी की। ठीक है ना। चलिए अब शिबली की कुछ अहम नज़में देख लेते हैं। सुबह उम्मीद है, ख़वातीन अरब है,
شہر آصوب اسلام ہے، عدل جہانگیر ہے، مساوات اسلام ہے، اور ہم کشتگان ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ان کی مشہور نظمیں ہیں. اب ان کے تنقیدی نظریات، جہاں سے یہ سوال آپ سے پوچھا ہے کہ شاعری کن دو چیزوں کا نام ہے شبلی کے نزدیک، تو محاکات اور تخیل کا نام ہے شبلی کے نزدیک شاعری. محاکات سے مراد کیا ہے؟ تو محاکات سے شبلی کی مراد کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے، آنکھوں کے سامنے آ جائے، اسے محاکات کہتے ہیں. جبکہ تخیل تو جانتے ہی ہیں، تخیل یعنی امیجنیشن. تو شبلی محاکات سے زیادہ تخیل کو اہم مانتے ہیں. شبلی نے تخیل کو نئی نئی چیز ایجاد کرنے والی قوت، جسے قوت اختراع کہا جاتا ہے، اس سے تعبیر کیا. تو قوت اختراع کا تعلق کس سے ہے، یہ بھی اگر آپ سے پوچھے تو شبلی سے ہے. شبلی کے تنقیدی جو خیالات ہیں وہ حالی کے خیالات کے اپوزٹ ہیں، ضد ہیں. شبلی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ حالی معنی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. شبلی شعر میں مینا کاری کے قائل ہیں، جبکہ حالی سادگی کے قائل ہیں. شبلی شاعری کو خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شبلی کے نظریات تھے. شاعری دو چیزوں کا نام ہے ان کے مطابق، محاکات اور تخیل کا. اگلا سوال کہ مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ شکیل الرحمن کی ہے. یہ جو شکیل الرحمن ہیں یہ اپنے جمالیاتی مطالعے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، موتیہاری میں یہ پیدا ہوئے تھے 1931 میں، اور ان کا انتقال 9 مئی 2016 کو دلی میں ہوا تھا. ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، زیادہ تر جو ان کی تصانیف ہے اس میں جمالیات لگا ہوا ہے، یعنی کہ جمالیات کے مطالعے سے کی وجہ سے یہ جانے جاتے ہیں. چلیے ان کی کچھ تصانیف میں آپ کو جلدی جلدی بول کے سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ادب اور نفسیات، شعور اور تنقیدی شعور، لاوے کا سمندر، رقص بتان آزری، میر شناسی، ہندوستانی جمالیات، یہ اہم ہے، ہندوستانی جمالیات، ادبی قدریں اور نفسیات، مولانا رومی کی جمالیات، تصوف کی جمالیات، کلاسیکی مثنویوں کی جمالیات، نذیر اکبر آبادی کی جمالیات، اختر الایمان جمالیاتی لیجنڈ، میر تقی میر کی جمالیات، مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات، لوک فنون کی جمالیات، ہند اسلامی جمالیات. ٹھیک ہے، فکشن کے فنکار پریم چند، امیر خسرو کی جمالیات، فراق کی جمالیات، ایک علامت کا سفر، آشرم دربھنگے کا جو ذکر کیا، راگ راگنیوں کی تصویریں، 12 ماسے کی جمالیات، فیض کی جمالیات، نئے فرہاد ان کا ناول ہے، بے نام سمندر کا سفر ان کا ناول ہے. یہ سب شکیل الرحمن کی تصانیف ہیں. مجھے پتا ہے سب یاد نہیں ہوں گی، لیکن ایک دو تو ذہن میں آئی جائیں گی، اس لیے میں نے بتا دیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. اگلا سوال ہے کہ ادبی و تحقیقی جریدہ معیار کس شہر سے نکلتا ہے؟ تو یہ پٹنہ سے شائع ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر کون ہیں؟ قاضی عبدالودود. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. دیکھیے اگلا جو سوال ہے اس میں قصہ مہر افروز و دلبر یہ کس کی تصنیف ہے پوچھا جا رہا ہے. تو یہ عیسوی خان کی ہے. عیسوی خان کی یہ داستان ہے، شمالی ہند کی یہ اہم داستان ہے، قصہ مہر افروز و دلبر. اردو کی واحد داستان ہے جس میں کہیں کوئی شعر اردو، فارسی یا برج بھاشا یا پھر کسی بھی زبان کا استعمال نہیں کیا گیا ہے.
इसका जो किस्सा है वो मसनवी सेहरुल बयान से मिलता जुलता है। अब बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। फजल अली फजली की दास्तान है करबन कथा। मीर मोहम्मद हुसैन आता खां तहसीन की दास्तान है नौ तर्ज मुरस्सा 1775 में लिखी थी। अच्छा, करबल कथा कब लिखी गई थी, कमेंट में बताना, ठीक है ना। रजब अली बेग सरूर की दास्तान है फसाने अजायब 1824 में। अच्छा, ईसवी खान की जो किस्सा मेरा फरोजो दिलबर है ये 1770 ईस्वी में ये लिखी गई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे एक शेर है, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। तो ये जो शेर है किसका है, अगर जहन में नहीं आ रहा है तो मैं एक और शेर सुना रहा हूँ, अभी आपके ध्यान में आ जाएगा। हुस्न बेपरवाह को खुद भी वो खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहारे तमन्ना कर दिया। अब बताइए ये जो शेर है किसका है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अच्छा चलिए पूरी गजल ही सुना देते हैं, शायद आप पहुंच जाएं। बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां, हम ये समझे थे कि अब दिल को शकीबा कर दिया। पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की अजब हालत हुई, इस तिराबे शौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया। हम रहें या तक तेरी खिदमत में सरगर्मे नियाज, तुझको आखिर आसनाए नाज बेजा कर दिया। अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, उस निगाह नाज ने क्या सिहर ऐसा कर दिया। इश्क से तेरे बढ़े क्या क्या दिलों के मर्तबे, मैं जर्रों को किया कतरों को दरिया कर दिया। क्यों न हो तेरी मोहब्बत से मुनव्वर जानो दिल, शम्अ जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। सब गलत कहते थे लुत्फ सब गलत कहते थे लुत्फ यार को वजह सुकून, दर्द दिल इसने तो हसरत और दूना कर दिया। अब तखल्लुस हसरत आया ना, तो आपको पता चला ये जो मैंने गजल के अशार पढ़े ये हसरत के थे। किसके, हसरत के। असली नाम क्या था, तफज्जुल हुसैन था, सॉरी तफज्जुल हुसैन ने फजलुल हसन था। तफज्जुल हुसैन तो किसी और का नाम था, वो मिर्जा शौक का, ठीक है। सैयद फजलुल हसन इनका नाम था, हसरत तखल्लुस था। मुहान में पैदा हुए 1880 में। इनके वालिद का नाम तो बताएंगे, लेकिन पहले इनका इंतकाल कब हुआ, 13 मई 1951 में फिरंगी मॉल लखनऊ में हुआ। इनके वालिद का नाम सैयद अजहर हसन था और वालिदा का नाम शहरबानो बेगम था। इनके जो इनकी जो तसानीफ है उनमें निकात सुखन है, मुशाहदात जिंदा है, दीवान गालिब उर्दू मुअश्शरह है, और इन्होंने एक रिसाला निकाला था उर्दू मोहल्ला के नाम से। उर्दू मोहल्ला खतूत का मजमुआ मिर्ज़ा गालिब का भी है, याद रखिएगा। रिसाला निकाला था अलीगढ़ से उर्दू मोहल्ला। हसरत ने कई बार जेल गए क्योंकि ये मुजाहिद आज़ादी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है। तो सबसे पहले बताओ अफसाना प्यासी चिड़िया किसकी है, तो ये गयास अहमद गद्दी की है। और गयास अहमद गद्दी का अफसाना मजमुआ कौन सा है, बाबा लोग है। अब बाबा लोग में शामिल जितने अफसाने हैं कौन कौन से हैं, तो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। तो इसमें 9 अफसाने हैं, ठीक है। बाबा लोग जो इनका अफसानवी मजमुआ है, इसका इंतसाब गयास अहमद गद्दी ने शाहिदा हैदरी के नाम लिखा था। 9 अफसाने कौन कौन से हैं, पहला है बाबा लोग, दूसरा है पहिया,
तीसरा मंजर वो पस मंजर, चौथा बाबे, पांचवा डॉर्थी जून सीन, उसके बाद छठा है बदसूरत स्याह सलीब, सातवां प्यासी चिड़िया जो आपसे पूछा है, आठवां जूही का पौधा और चांद, और नौवां जो है आखिरी जो इसमें अफसाना है वो है सुबह का दामन। सुबह का दामन ये अफसाना गयास अहमद गद्दी का ही है। अच्छा, गयास अहमद गद्दी के अफसानी मजमूए और कौन कौन से हैं? तो बाबा लोग के अलावा परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये भी इनका अफसानी मजमूआ है जिसमें 16 अफसाने हैं। सारा दिन धूप, ये भी इनका अफसानी मजमूआ है जिसमें 12 अफसाने हैं। पड़ाव इनका नाविल्टा है। इनके एक भाई हैं इलियास अहमद गद्दी, उनका एक मशहूर नावल है जो नेट के सिलेबस में शामिल है। कौन सा नावल है? कमेंट में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बरंगे को होरा खामोश हरफे ना सजा सुनकर, किताबत गो सदाए गैब से खैचे पशीमाने। तो इस शेर में जो हरफे ना सजा है इसके मानी क्या है? तो इसके मानी है नाजेबा। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आपके ध्यान में आ रहा होगा ये शेर किसका है? तो ये शेर जो है वो सौदा के कसीदे से लिया गया है। सौदा का कसीदा कौन सा है? हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाया मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। ये जो कसीदा है सौदा का, वहीं से उसी में से ये शेर लिया गया है और इसमें हरफ ना सजा के मानी आपसे पूछा गया है। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? तो 1862 ईस्वी में गाजीपुर में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। सर सैयद अहमद खान के बारे में और भी मजीद जानकारी आपको चाहिए तो ध्यान से सुनिए। 17 अक्टूबर को 1817 में ये पैदा हुए। इनका इंतकाल 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने इंग्लैंड का सफर किया बनारस से 1869 में, और जब वहां से रह के वापस लौटे तो इन्होंने एक रिसाला निकाला था तहजीबुल इखलाक। स्पेक्टेटर और टीटलर के तर्ज पे इन्होंने रिसाला निकाला था तहजीबुल इखलाक, जो कि कई बार बंद भी हुआ। इनकी जो अहम तसानीफ है सर सैयद की, उसमें जामे जम है, फारसी की इनकी तसनीफ है, ठीक है, जिसमें इन्होंने 43 बादशाहों का, अमीर तैमूर से बहादुर शाह जफर तक 43 बादशाहों का मुख्तसर हाल बयान किया है। इसके अलावा इनके जो अहम तसानीफ है उसमें आसारुस सनादीद है। इसका मौजू दिल्ली की तारीखी इमारतें और नामों और लोगों के हालात हैं। तारीख ज़िला बिजनौर, तारीख सरकशी बिजनौर, असबाब बगावत हिंद और सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन, और सर विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में खुतबात अहमदिया लिखी थी इन्होंने। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि टी.एस. एलियट के सन पैदाइश और सन वफात की निशानदेही कीजिए। टी.एस. एलियट 1888 में पैदा हुए, 1965 में इंतकाल हुआ। मगरबी तनकीद से इनका ताल्लुक था। इनके जो तनकीदी नज़रियात हैं वो क्या हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। रिवायत और इनफरादी सलाहियत एलियट का नुमाइंदा मजमून है। एलियट ने सन 1928 ईस्वी में कहा था कि वो अदब में क्लासिकी, सियासत में शाहपसंद और मजहब में एंग्लो कैथोलिक है। एलियट अदब, सियासत और मजहब को अलग अलग नहीं बल्कि एक वसी निज़ाम का हिस्सा समझता है। एलियट अरस्तू की तरह फॉर्म की अहमियत पर जोर देता है, लेकिन फ़र्क के साथ। एलियट माबादु तबियात इदराक को शायरी की असल कहता है।
اس کے مضامین جو ہیں وہ شاعری اور ڈرامہ ہے۔ کلاسک کیا ہے؟ شاعر کی 3 آوازیں، روایت اور انفرادی صلاحیت، شاعری کا سماجی منصب، تنقید کا منصب اور مذہب اور ادب ہے۔ ایلیٹ شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار کہتا ہے۔ ایلیٹ شاعری میں شعور کے عمل دخل کا قائل ہے۔ ایلیٹ نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کو ضروری بتایا ہے۔ ایلیٹ شاعری کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال دیکھتے ہیں، جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس نقاد نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انیس دبیر سے بڑے افسانہ نگار ہیں؟ تو یہ موازنہ انیس و دبیر مرثیہ نگار ہے نا، انیس اور دبیر مرثیہ نگار کون ہیں بڑے؟ کس نے ثابت کرنے کی کوشش کی موازنہ انیس و دبیر لکھ کے؟ تو شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر کتاب لکھی تھی، اور تقابلی مطالعے کا سب سے پہلے انہوں نے آغاز کیا تھا اس کتاب سے۔ کون سی تصنیف رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ تو خندہ، گنجہائے گرامایا اور آشفتہ بیانی میری، یہ سب انہی کی تصانیف ہیں۔ ٹھیک ہے، مجالس رنگین نہیں ہے۔ خندہ کیا ہے؟ تو خندہ ان کے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ گنجہائے گرامایا ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، پہلا خاکوں کا مجموعہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہم نفسان رفتہ بھی لکھا تھا جس میں 7 خاکے تھے۔ آشفتہ بیانی میری ان کی خود نوشتہ ہے، اور مجالس رنگین ان کی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی کچھ تصانیف ہیں جیسے تنزیہات و مضحکات، یہ رشید احمد صدیقی کی تنقید سے متعلق کتاب ہے۔ جدید غزل ان کا مضمون ہے۔ غالب کی شخصیت اور شاعری رشید احمد صدیقی کی ہی تصنیف ہے۔ ان کے جو خاکے ہیں ان میں خاکے نہیں، ان کے جو انشائی ہیں ان میں چارپائی، وکیل صاحب، ارہر کا کھیت، اپنی یاد میں دھوبی، یہ سب بہت زیادہ اہم ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مغالطہ بھی ان کا ایک اہم انشائیہ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال میں ہم سے یہاں پہ ایک شعر دیا گیا ہے اور اس میں ایک لفظ کا معنی پوچھا ہے۔ ہر ذرہ عالم میں خورشید حقیقی، یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر غنچۂ دہاں کا۔ تو یہاں پہ یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ تو شعر ہے ولی دکنی کا، اور اس میں خورشید حقیقی کا معنی پوچھا جا رہا ہے، تو خدا کا نور، یعنی کہ تیسرا والا آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا سوال، اگلے سوال میں حلقہ ارباب ذوق کا پہلا نام۔ تو حلقہ ارباب ذوق کا جو پہلا نام ہے وہ بزم داستان گویا یا پھر مجلس داستان گویا ہے۔ یہ ترقی پسند تحریک کی ضد میں بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اور بھی مزید جانکاریاں میں دینے والا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ بزم داستان گویا ان کا پرانا نام تھا۔ 1939 کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر اس کی پہلی بیٹھک ہوئی تھی، یا پھر کہیے گا قیام عمل میں آیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کا جو پرانا نام مجلس داستان گویا تھا، اس کی 9 جو نشستیں ہوئی تھی وہ مجلس داستان گویا کے نام سے ہوئی تھی، اور 10ویں نشست میں 10ویں جلسے میں اس کا نام حفیظ ہوشیار پوری نے حلقہ ارباب ذوق تجویز کیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کی شاخ دلی میں بھی ہے، جس کے معتمد ڈاکٹر عبادت بریلوی ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کا کوئی مستقل صدر نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں میں سید نصیر احمد جامعی، حفیظ ہوشیار پوری، شیر محمد اختر اور
ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद अफजल और नसीम हिजाजी वगैरह अहम हैं। अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल। जिस नज्म में किसी दौर के मसायब या किसी शहर पे नाजिल होने वाली आफात का जिक्र किया जाए उसे हम शहर आशोब कहते हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 5 मिसरों वाली नज्म को क्या कहते हैं? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, उसको हम मुखम्मस कहते हैं। अब्दुल हलीम शरर से मुताल्लिक कौन सा जवाब गलत है? देखो अब्दुल हलीम शरर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, लखनऊ में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1860 ईस्वी को। इनका इंतकाल 1926 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1935 में कहा जा रहा है। तो हमने पता कर लिया कि जो गलत ऑप्शन है वो चौथा वाला ऑप्शन है। बाकी दोनों ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में दो बातें पता चलेंगी ना, कि 9 साल की उम्र में कलकत्ता गए थे। 1887 में इन्होंने रिसाला दिलगुदाज निकालना शुरू किया था। ठीक है ना। ये तारीखी नावल लिखने के लिए मशहूर हैं। इनके नावलों में दिलचस्प इनका पहला नावल है मुल्कुल अजीज वर्जीनिया है, और इसके अलावा फिरदौसे बरी तो है ही। 1899 में हैदराबाद में इन्होंने मुकम्मल किया था फिरदौसे बरी को। ठीक है। इनके ड्रामे हैं मेवा तल्ख, शहीद वफा, और इनकी मशहूर तसनीफ है गुज़िश्ता लखनऊ, अब्दुल हलीम शरर की। दिल्ली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 से किस नाम से शाये होने लगा? तो दिल्ली उर्दू अखबार, जिसको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का पहला अखबार कहा है, क्योंकि इनके वालिद का ये अखबार था, मौलवी मोहम्मद बाकिर निकालते थे, जिसे उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी या फिर हिंदुस्तान के पहले शहीद सहाफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली उर्दू अखबार उर्दू का पहला अखबार मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक जामे जहानुमा ये उर्दू का पहला अखबार है। सदा सुख लाल इसके एडिटर थे शायद। ठीक है। तो 12 जुलाई 1857 से किस नाम से ये शाये होने लगा? अखबारुल ज़फ़र, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, बगावत कह लीजिए या फिर पहली आज़ादी की लड़ाई कह लीजिए, उसके जो सरबराह थे या फिर जो लीड कर रहे थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे, इसलिए इसका नाम अखबारुल ज़फ़र रखा गया था मेरे ख्याल से। ठीक है ना। चलो इस शेर में कौन सी सनअत है ये आपसे पूछा जा रहा है। बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। कौन सी सनअत है इसमें बताइए। सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहां में करम अज़्ज़ व जल। कौन सी सनअत है इसमें? प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सनअत है? आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चाँदनी। तो ये जो जितने अशार हमने पढ़े सब में सनअत हुस्न तालील है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। मजीद सवालात हम अगली क्लास में हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।